गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स इसके बारे में चर्चा कर रही हूँ। इसके बारे में आपको बताऊंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका क्लोथिंग टेक्सटाइल। जो बच्चे पढ़ रहे हैं और जो यूनिवर्सिटी की परीक्षा देने जा रहे हैं, विश्वविद्यालय की, जिन किसी विश्वविद्यालय में ये टेक्सटाइल फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है, तो किसी को सेकेंड ईयर में, किसी को थर्ड ईयर में। तो जो भी बच्चे यूनिवर्सिटी परीक्षा देने जा रहे हैं, उनका अगर पेपर क्लोथिंग टेक्सटाइल है तो इसका सबसे महत्वपूर्ण जो पहला चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स, इस पर ध्यान देना जरूरी है। ये पेपर आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। तो आप ये देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स, वस्त्रोत्पादक रेशों का वर्गीकरण अगर हम करते हैं तो मुख्य रूप से इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? इनको 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है प्राकृतिक, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, जो हमें नेचर से प्राप्त होती है। 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक, दूसरा है विशिष्ट स्पेसिफिक रेशा होता है, और तीसरा होता है आर्टिफिशियल कृत्रिम रेशा, जिसको हम बोलते हैं। सो क्या बोलते हैं हम? कृत्रिम रेशा। पहला है प्राकृतिक, दूसरा है विशिष्ट, और तीसरा है आर्टिफिशियल रेशा, कृत्रिम रेशा। तो जो नेचर से प्राप्त होता है, आप रटो मत, ऐसे सोचो, नेचर से हमें कौन कौन से रेशे प्राप्त होते हैं? नेचर से प्राप्त होता है हमें क्या प्राप्त होगा? प्रकृति से हमें क्या प्राप्त होती है? एक तो वनस्पति से, वनस्पति जगत से जो रेशे मिलते हैं वानस्पतिज रेशा कहलाते हैं, या वानस्पतिक रेशा बोलते हैं। दूसरा जो हमें प्राणियों से प्राप्त होते हैं, जीव जंतु से प्राप्त होते हैं, उसको हम कहते हैं एनिमल फाइबर। अंग्रेजी में, अंग्रेजी वाली छात्र ध्यान रखें, उसको कहते हैं हम एनिमल फाइबर। वानस्पतिक रेशे, पहला है जो वनस्पति जगत से प्राप्त होता है, उसको हम कहते हैं वानस्पतिक रेशे। ठीक है। दूसरा जो हमें प्राणी से प्राप्त होता है, उसको हम कहते हैं प्राणिज रेशे। क्या बोलते हैं इसको हम? प्राणिज रेशे। और तीसरा जो विशिष्ट होता है ना, तीसरा होता है खनिज, जो हमें खानों से प्राप्त होते हैं, उसको हम कहते हैं खनिज रेशा। समझ गए? जो क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर है, वस्त्रोत्पादक रेशों का अगर हम वर्गीकरण देखते हैं तो हम पाते हैं कि इसको हम मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटे हैं। याद आ गया? पहला कौन सा? जो हमें प्रकृति से प्राप्त होगा। दूसरा जो हमने बनाया है, कृत्रिम है वो रेशा, और तीसरा है विशिष्ट रेशा। समझ गए बात को? अब हम आते हैं, जो प्रकृति से प्राप्त होती है वह भी 3 प्रकार का है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन सा? एक तो हमें जो वनस्पति जगत से मिलता है, दूसरा हमें जो प्राणी जगत से मिलता है, तीसरा हमें जो खनिज जगत से मिलता है। ठीक है। पहला कौन सा हुआ? वनस्पति जगत से, तो उसको आप वानस्पतिक रेशा बोलते हैं। वानस्पतिक रेशे। जो प्राणी जगत से मिलता है प्राणिज रेशे कहलाते हैं, और जो खनिज लवणों से प्राप्त होता है उसको हम खनिज रेशा बोलते हैं। समझ गए बात को? मैं समझती हूँ कि इतनी बातें आपको दिमाग में घुस गया होगा। अच्छा, अब देखते हैं जो वनस्पति जगत से रेशे प्राप्त होते हैं वो कौन से हैं। ये भी 3 हैं। याद रखो कि 3-3 का रेशियो चल रहा है। अभी तक मैंने 3 का ही रेशियो आपको बताया है। क्या? पहला प्राकृतिक, दूसरा विशिष्ट, तीसरा आर्टिफिशियल। अब प्राकृतिक में भी हमने देखा तो 3 ही है। कौन से? पहला वनस्पति जगत से, दूसरा प्राणी जगत से, तीसरा खनिज जगत से। ठीक है। और इसके भी प्राणी, आप देखोगे वनस्पति जगत को भी पकड़ो तो ये भी 3 है। एक बीज वाले पौधे, दूसरा तने वाले पौधे, और तीसरा पत्ते वाले रेशे। बीज वाले रेशे वो रेशा जो बीज, जिसमें बीज होता है, जिसकी सुरक्षा के लिए परमात्मा ने बीज दे रखा है। दूसरा है तने वाले रेशे, जिनके तने से रेशे निकाले जाते हैं, वो रेशे कहलाते हैं तने वाले रेशे। और तीसरा होता है पत्ते वाले रेशे, जिनकी पत्तियों से रेशे निकाले जाते हैं, वो कहलाते हैं पत्ते वाले रेशे। समझ गए बात को? अब बीज वाले रेशे में क्या होता है? क्या एग्जाम्पल है उसका? कपास का रेशा और कापोक का रेशा एग्जाम में आता है।
कि बीज वाले रेसे का नाम बताएं। अभी आया था ना खनिज लवण में कि एस्बेस्टस का रेसा किस प्रकार का रेसा है, खनिज लवण है या प्राणी जगत का है या कृत्रिम है। अभी एग्जाम में आया था और एग्जाम में अक्सर आते हैं कि वानस्पतिक रेसों का वर्गीकरण कीजिए। तो आप यहां से करोगे, वानस्पतिक रेसों का अगर वर्गीकरण करने के पूछा जाता है तो आप यहां से करोगे कि वानस्पतिक रेसे जो वनस्पति जगत से प्राप्त किए जाते हैं वानस्पतिक रेसे कहलाते हैं। और इसके अंतर्गत इनको हम 3 वर्गों में बांटते हैं। पहला होता है बीज वाला रेसा, दूसरा है तने वाला रेसा और तीसरा है पत्ते वाला रेसा। तो बीज वाले रेसे में इसका एग्जाम्पल कपास और कापोक है। तने वाले रेसे में एग्जाम्पल लीनन, जूट, हेम्प, रेमी और सन। कौन कौन से है? लीनन का पौधा जिनके रेसे से वस्त्र बनाए जाते हैं, जूट आप जानते हो बोरियां बनती है, हेम्प इनके रेसे से भी वस्त्र उत्पादक रेसे बनते हैं, और रेमी और सन इनसे रस्सियां बनाई जाती हैं। ये मैं आगे बताऊंगी। तो आपको एक चीज समझ में आ गया, प्राकृतिक रेसों से जो हमारे रेसे प्राप्त हो रहे हैं उसमें 3 कैटेगरी है, 3 चीजें हैं, याद रखो 3 चीजें हैं, 3 ही रखना याद। वानस्पतिक, दूसरा प्राणिज और तीसरा खनिज लवण। अब प्राणिज में देखो अब कि प्राणी जगत से कहां से ऊन प्राप्त होता है, तो जानवरों के बालों से। 2 प्रकार के रेसे इसमें से मिलते हैं एनिमल में, एक होता है ऊन, दूसरा होता है रेशम। अब सब जानते हो रेशम की साड़ी पहनते हो, रेशम के कुर्ते पहनते हो, रेशम का दुपट्टा होता है ना। तो एनिमल से क्या मिलता है, एक तो होता है रेशम का रेशा और दूसरा प्राप्त होता है ऊन। ऊन प्राप्त होता है, आपको आगे बताएंगे, विभिन्न प्रकार के जानवरों के बालों से, जिसमें अंगोरा बकरी भी है, भुएड़ भी है, लामा ऊंट भी है, खरगोश भी है। इनके बालों से ऊन प्राप्त किए जाते हैं। समझ आ गया? तो आप प्राकृतिक में समझ गए, वेजिटेबल समझ गए, एनिमल समझ गए। तीसरा होता है खनिज रेशा। खनिज रेशा जो कि आप खनिज खान से प्राप्त करते हो, जिसके अंतर्गत आता है मुख्य रूप से सोना, चांदी और एस्बेस्टस। सोना चांदी के तारों से जड़े हुए साड़ियों के बारे में हमने डिटेल्स में चर्चा किया है ना, कि बनारसी साड़ियां हैं या ब्रोकेड है, तो इनमें सोने चांदी के तारों से उनकी सजावट की जाती है, उनकी परिसज्जा की जाती है। पीतांबर है, सोने चांदी के तारों से जड़े जाते हैं। तो इसका मुख्य रूप से सोना चांदी डायरेक्ट वस्त्र बनाने में काम नहीं आता है, लेकिन इनके पतले, इनको पिघला करके पतले पतले तार बनाए जाते हैं और उन तारों से सजावट की जाती है। जैसे साड़ी का पल्लू है, साड़ी का आंचल है, ये सब तैयार किए जाते हैं। ठीक है, इनको सुंदर सुंदर नमूने में गढ़े जाते हैं, काटे जाते हैं और तैयार किए जाते हैं। आप कढ़ाई भी किए होंगे अगर क्लास में, तो आपने देखा होगा, आपकी मैडम भी करवाई होंगी। सोने चांदी के तार तो अब नहीं मिलते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल तार मिलता है, गोल्डन और सिल्वर, जिससे कि हम कढ़ाई करते हैं और बॉर्डर वगैरह बनाते हैं, सुंदर सुंदर डिजाइन बनाते हैं। और तीसरा होता है एस्बेस्टस। एस्बेस्टस का रेशा ना तो आग से जलता है, ना पानी में गलता है, और ना ही इस पर कोई रस्ट का प्रभाव पड़ता है, जंग का प्रभाव पड़ता है। तो एस्बेस्टस का रेशा खनिज लवण से ही प्राप्त होता है, जो कि प्राकृतिक रेशों के अंतर्गत ही आता है। और सबसे बड़ी इसकी फायदा क्या है, ये ना आग से जलेगा, ना पानी में ही भीगेगा, और ना ही ये इस पर रस्ट लगता है, और अम्ल और क्षार का भी इस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए जहां पर प्रयोगशालाएं हैं वहां पर एस्बेस्टस का ज्यादा उपयोग किया जाता है। अग्निशमन सूट जहां बनाए जाते हैं आग बुझाने के लिए, क्योंकि आग पर इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, आग से जलता नहीं है, तो जो आग को बुझाने वाले कर्मचारी हैं उनके भी वस्त्र ये एस्बेस्टस के बनाए जाते हैं। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गया होगा। प्राकृतिक जगत में जो 3 चीजें मैंने आपको बताई, वनस्पति जगत से प्राप्त रेसे, प्राणी जगत से प्राप्त रेसे और खनिज जगत से प्राप्त रेसे। प्राणी जगत से प्राप्त रेसे के अंतर्गत 2 आया, ऊन और रेशम। वनस्पति जगत से प्राप्त हुए बीज वाले, तने वाले और पत्ते वाले। पत्ते वाले में आया शीशल और पीना।
इसका एग्जाम्पल है सीसो और पीना। मिनरल्स में आपको मैंने बताया इसके 3 हैं, सोना, चांदी और एस्बेस्टस। सोना चांदी के तारों से डायरेक्ट नहीं बनाए जाते हैं कोई वस्त्र, लेकिन इसका उपयोग वस्त्रों को सजाने में किया जाता है। पहले राजा महाराजा भी सोने चांदी के तारों से जड़े हुए वस्त्र को पहनते थे। महारानियों भी सोने चांदी के तारों से जड़े वस्त्र पहनते थे। और अब सोना और चांदी इतना महंगा हो गया है कि हम लोग अपने जेवर ही पहन लें, यह बहुत बड़ी बात है। तो अब इसका उपयोग कम होने लगा है। हाँ, उपयोग होता है, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो सोने चांदी की तारों से जड़े हुए वस्त्र को खरीदते हैं और पहनते भी हैं। जैसे अब बहुत बड़े व्यवसायी हैं, बहुत पैसा है जिसके पास, तो उनके लहंगा, उनके साड़ियाँ, उनकी ब्लाउज, उनमें सोने चांदी के तार जड़े होते हैं। बनारसी साड़ियाँ का आपने नाम सुना होगा। सोने चांदी के तारों से जड़े हुए बनारसी साड़ियाँ अत्यंत खूबसूरत लगती हैं, अलौकिक लगती हैं, जिसकी सौंदर्य का हम शब्दों में उल्लेख नहीं कर सकते हैं। और दूसरा होता है विशिष्ट रेशा। विशिष्ट रेशे के अंतर्गत आते हैं परिवर्तित रेशा, मिश्रित रेशा और विशिष्ट रेशा। परिवर्तित, मिश्रित और विशिष्ट। मिश्रित में आपको बता दिए जो ब्लेंडेड होता है, जिसको हम मिला देते हैं, ये सब विशिष्ट रेशे के अंतर्गत आते हैं। और विशिष्ट रेशे में ही कुछ ऐसे जानवरों के बालों से रेशे प्राप्त किए जाते हैं जो विशिष्ट रेशे के अंतर्गत ही उनको गिने जाते हैं। और तीसरा होता है मॉडिफाइड रेशा, परिवर्तित रेशा। अब आते हैं अपन आर्टिफिशियल रेशा में, कृत्रिम रेशा में। कृत्रिम रेशा भी 2 प्रकार का है। एक होता है मानवकृत रेशा, दूसरा है संश्लेषित रेशा। मैनमेड मीन्स मानवकृत रेशा। आर्टिफिशियल में देखो तो मैनमेड सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मैं आपको बता रही हूं, जो कम महत्वपूर्ण है उसको मैं छोड़ भी रही हूं। कौन से? आर्टिफिशियल, कृत्रिम जिसको बोलते हैं हिंदी में, हिंदी की छात्राएं समझे, अंग्रेजी की छात्राएं समझे। आर्टिफिशियल ये भी 2 प्रकार का है। एक होता है मैनमेड, इसका नाम है मैनमेड, और दूसरा है सिंथेटिक या रासायनिक। घबराना मत, अगर सिंथेटिक जगह पर रासायनिक आ जाए तो सिंथेटिक रेशों के ही नाम लेने हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ये चीज मैं बार बार बता रही हूं कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिंथेटिक और दूसरा हो गया मैनमेड। मैनमेड में आ गया आपका रेयॉन। पहला रेशा था रेयॉन, जिसको मानव ने बनाया, वो मैनमेड रेशा कहलाया। और रेयॉन भी 3 प्रकार का है। इनकी विधि बनाने के अनुसार इसको 3 वर्गों में बांटा गया है, समझे। एक है नाइट्रोसेलुलोज, दूसरा है बेटा विस्कस, जो विस्कस विधि से तैयार किया गया, और तीसरा है क्यूप्रामोनियम, जिसको क्यूप्रामोनियम विधि से तैयार किया गया, क्यूप्रामोनियम कहलाया। समझ गए बात को या समझ में नहीं आई? रेयॉन पहला मैनमेड रेशा है। क्यों बना रेयॉन? इसलिए बना कि प्राकृतिक जगत से जो रेशे थे वो सीमित मात्रा में है, जैसे कपास, कापोक या ऊन या रेशम। मुख्य रूप से इनसे ही इनके रेशों से ही वस्त्र बनाए जाते हैं, जिसको हम लोग पहनने में काम में लेते हैं। अब वैज्ञानिकों के दिमाग में ये बात आई कि अगर ये खत्म हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, नहीं बचा, तो हम क्या करेंगे? हमें वस्त्र के बिना रहना पड़ेगा। तो मानव की तो आवश्यकता है, भोजन, कपड़ा और मकान। तो कपड़ा तो चाहिए। तो वैज्ञानिकों के दिमाग में लगा कि क्यों नहीं ऐसे वस्त्र का निर्माण किया जाए जिसके लिए हमें प्रकृति पर निर्भर न रहना पड़े, हमें वनस्पति जगत पर या प्राणी जगत पर निर्भर नहीं रहना पड़े। हम खुद ही हवा से, पानी से, पेट्रोल से, कोयला से या रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके वस्त्र बनाएं। और इसी प्रयास में उन्होंने सबसे पहला वस्त्र तैयार किया। कृत्रिम में जो रेशा हुआ वो आया रेयॉन। अगर सबसे पहले पूछा जाए कि मानवकृत रेशा कौन सा है, तो आप पहले बताओगे रेयॉन ही है। रेयॉन में भी 3 प्रकार का है, नाइट्रोसेलुलोज, विस्कोस और क्यूप्रामोनियम।
विधि से। तो जिस विधि से तैयार किया गया रेयॉन का रेशा, उसी तरह से उसका नाम पड़ गया। विस्कोस, नाइट्रोसेलुलोज और क्यूप्रामोनियम, इसको मैं डिटेल्स में जब मैं आपका रेयॉन का चैप्टर पढ़ाऊंगी तब आपको बता दूंगी। रेयॉन का रेशा बनता है, उसके लिए बेसिक चीज होती है वो होता है बैम्बू, बांस, या कपास की लुगदी, या रुई की पट्टियां। इनको ही गला करके, केमिकल में घोल करके, रासायनिक पदार्थों में डुबो करके, घोल करके, फिर इसको विधि से बनाया जाता है रेयॉन का रेशा। लेकिन इसमें कई सारी खामियां रह गई, कई सारी कमियां रह गई, तो फिर बना सिंथेटिक रेशा, जिसमें सबसे पहला रेशा बना नायलॉन। आप नाम सुने होंगे, नायलॉन, सिंथेटिक रेशा। और अब सिंथेटिक रेशा इतने प्रकार के हो गए हैं, इतने प्रकार के हो गए, जिसको आप मार्केट में जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा रेशा है, कौन सा रेशा लेना है, कौन सा नहीं लेना है। कई रेशे तो इस तरह से बन गए हैं, इतने अच्छे बन गए हैं कि आपको ऊन का विकल्प देते हैं। आप ऊन असली है या नकली है आप नहीं पहचान पाओगे। इतने सिंथेटिक रेशा को इस तरह से अनुकल्प करके बनाया गया है, इस तरह का सब्स्टिट्यूट करके बनाया गया है कि आप कंफ्यूज कर जाओगे कि है क्या एक्चुअली में। तो इसका अनुकल्प बना दिया गया ऊन की तरह, इसको बनाया गया रेशम की तरह, इसको बना दिया गया रेयॉन की तरह, है ना। तो कई प्रकार के सिंथेटिक रेशे दिन प्रतिदिन नित्य नए सिंथेटिक रेशे आ रहे हैं, जिसमें पहला है नायलॉन, उसके बाद डेक्रॉन, ऑर्लॉन, टेरिलीन, क्रिस्लॉन, डार्वन, सारन, वेलॉन, ग्लास फाइबर, और देयर आर सो मेनी फाइबर्स। इतने सारे मार्केट में रेशे हैं नायलॉन के और सिंथेटिक रेशे से बने हुए वस्त्र हैं, जिसकी की गिनती भी आप नहीं कर पाओगे, और जिनकी सुंदरता, जिनकी अलौकिकता, जिनकी उपयोगिता बहुत ज्यादा है। आज हर घर में सिंथेटिक से बने वस्त्रों का उपयोग लोग कर रहे हैं। यह पता नहीं चल रहा है कि रेशम है या रेयॉन है। जिनको ज्ञान नहीं है वो जाकर के मार्केट में ठगिया करके आ जाते हैं कि उनको ये पता नहीं चलता है कि रेयॉन की चमक जो होती है और जो रेशम की चमक होती है वो एक जैसे ही होते हैं, एक जैसे ही फिसलन, एक जैसे ही सुंदरता, एक जैसे ही अलौकिकता, ये सारी चीजें बना दिए गए हैं। तो जिनको ज्ञान नहीं है वो कंफ्यूज हो जाते हैं और विक्रेता इनको रेशम कह करके रेयॉन के वस्त्रों को भी बेच देते हैं। इसी तरह से ऑर्लोन, जिसको ऊन के अनुकल्प के रूप में बनाया गया है, उसको भी वो किसके रूप में बेच देते हैं कह करके? ऊन के रूप में। अब असली ऊन है या नकली ऊन है ये आप पता नहीं कर सकते हैं उनको देख करके, जब तक कि आपको विशेष ज्ञान नहीं हो। तो आज मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स बताया है, तो आप इन फाइबर्स को ध्यान से देखें, पढ़ें, समझें, और इससे यूनिवर्सिटी में तो एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो जो बच्चे परीक्षा देने जा रहे हैं वो भी ध्यान से देखें, जो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं वो भी देखें कि ये भी आ सकता है कि सबसे पहले कौन सा रेशा बना था, अब किस विधि से रेयॉन का रेशा तैयार किया जाता है, सबसे पहले कृत्रिम रेशा कौन सा बना था, नायलॉन को कौन सा रेशा कहा जाता है, रेयॉन को कौन सा रेशा कहा जाता है, आर्टिफिशियल सिल्क रेयॉन को क्यों कहा जाता है या किसे कहा जाता है, यूनिवर्सल रेशा कौन सा है, विश्वव्यापी रेशा कौन सा है, प्राकृतिक रेशों में कौन सी रेशा जो सबसे ज्यादा लंबाई की है, प्राकृतिक रेशों में कौन सा रेशा ऐसा है जिनकी आर्द्रता प्रतिधारण क्षमता सबसे कम होती है या सबसे अधिक होती है। तो ये सारी चीजें आप जब आप पढ़ोगे डिटेल्स में तो आपको समझ में आ जाएगा। और मैं अब अपने वक्तव्य को ही समाप्त करती हूँ। तब तक के लिए जाने की इजाजत, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक जाने की इजाजत दे। थैंक यू, बाय बाय बेटे।